नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हैं आप। कोरोना से लड़ते रहिए और साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, हमारी विजय अवश्य होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूगोल के पाठ संसाधन एवं विकास में मैंने पहले फर्स्ट वीडियो जारी की थी। आज उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें है भू संसाधन। भू संसाधन का मतलब है कि जो मृदा है वो किस प्रकार हमारे लिए संसाधन है। तो हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, इसके विभिन्न रूपों में हम लोग उपयोग करते हैं। एवं भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग और सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार और मैदान, द्वीप समूह पाए जाते हैं। पूरी पृथ्वी को देखा जाए तो 43% क्षेत्र ऐसा है जो मैदानी क्षेत्र है, 30% भाग ऐसा है जो पर्वतीय क्षेत्र है और 27% भाग ऐसा है जो पठारी क्षेत्र है। हमारे देश में इस प्रकार की भू आकृति है। हमारे देश में कुछ नदियाँ बारहमासी हैं जो पूरे वर्ष पानी से भरी रहती हैं, और कुछ मौसमी नदियाँ हैं जो मौसम विशेष में तो पर्याप्त पानी अंदर आ जाता है और मौसम विशेष यानी गर्मियों में उनका पानी सूख जाता है। पारिस्थितिकी के लिए भारत के वन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसमें बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगी भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग आदि। प्रति भूमि के अंतर्गत अन्य कृषि अयोग्य भूमि होती है, जिसमें अस्थायी चरागाह और गौचर भूमि विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। प्रति भूमि, वर्तमान प्रति भूमि ब्रैकेट जहाँ पर कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती की गई हो। वर्तमान प्रति भूमि के अंतर्गत अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति भूमि जहाँ 1 से 5 वर्ष तक खेती न की गई हो। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध यानी निबल बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो यह सकल कृषित उत्पादन कहलाता है। भारत में भू उपयोग का प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने के लिए तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण अस्थायी जो चरागाह हैं
उनकी भी जो भूमि है वो कम होती जा रही है। भूमि प्रति के अंतर्गत अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत अधिक है। अतः इस भूमि में दो से अधिक वर्षों में से उनको एक दो बार बोया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब खेत में एक या दो वर्ष तक फसल उगाई जाती है, उसके बाद उसे उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1992 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे देश में जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और उसके उदर पूर्ति के लिए वन क्षेत्रों को कम किया जा रहा है, जिसमें उस भूमि का उपयोग खेती करने और निवास स्थान बनाने के लिए उसका उपयोग होता है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगी भूमि ऐसी है जो या तो बंजर है, चट्टानी सूखी मरुस्थलीय भूमि है। गैर प्रयोजनों में लगी हुई भूमि में बस्तियां, सड़कें इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि जो भूमि की जो गुणवत्ता है, उपजाऊपन है, उसमें गिरावट आना। और संरक्षण का मतलब यह है कि भूमि में उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े आदि आवश्यकताएं इसी 95% भूमि पर ही प्राप्त करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है। इस पर भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें से 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणी और क्षारीय है। कुछ मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन और पशुचारण खनन में भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयां एवं मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भी भूमि निम्नीकृत हुई है। तो भूमि निम्नीकृत के अनेक कारण हैं, जैसे पशुओं को चराना, वनों को निरंतर काटना, अत्यधिक सिंचाई, ये ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे भूमि निम्नीकृत हुई है। तो मृदा को जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि पर जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं। कहने का मतलब यह है कि उद्योगों से निकलने वाले उप उत्पाद भी भूमि को निम्नीकृत करते हैं। भूमि निम्नीकृत की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक तरीके हैं, जैसे वनारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, चरागाहों का उचित प्रबंधन किया जाए, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाई जाए, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि कटाव को रोका जा सकता है। भूमि बंजर के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जित कर जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन मीन्स होता है सॉइल रिसोर्सेज, यानी कि जिस पर हम लोग खेती करते हैं, वह मिट्टी जो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में जिसको लाखों वर्ष लग गए हैं,
यह मृदा उच्चावच जनन शैल अथवा स्तर जल शैल जलवायु वनस्पति तथा जैव पदार्थ मुख्य कारणों के कारण इसका निर्माण हुआ है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी आदि के द्वारा मृदा बनने में योगदान मिला है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव यानी ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों में उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मृदाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो ये इस प्रकार से मृदा का वर्गीकरण होगा। तो मृदा का जो वर्गीकरण है वो भारत में पर्वत एवं वन, जलोढ़, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, शुष्क। तो अब आते हैं जलोढ़ मृदा पर। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि भारतवर्ष में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वो मृदा है जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है, देश की महत्वपूर्ण मृदा है और इस मृदा का निर्माण जो है वो नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना हुआ है। इस मृदा में बहुत उपजाऊपन है और इससे बहुत से क्षेत्र को अनाज उत्पन्न किया जाता है। पूरे देश के लिए लगभग अनाज इसी क्षेत्र से पैदा किया जाता है और इसी क्षेत्र में आता है हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जैसे कि इस मृदा में दो प्रकार की मृदा होती है, एक बांगर मृदा, दूसरी खादर मृदा। तो बांगर मृदा वह होती है जो नदियों के दूरगामी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और ये कम उपजाऊ होती है। खादर मृदा उस मृदा को कहते हैं जो नया जलोढ़ मृदा है, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते और बहुत अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जिसके कारण इसमें गन्ने, चावल, गेहूं तथा अन्य दलहन फसलों की खेती पर्याप्त रूप से की जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब होता है कि एक ऐसी कृषि जहां जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, खेतों का आकार छोटा होता है और उसमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा यानी कि इंजीनियरिंग वैज्ञानिक तरीके से वो खेती की जाती है। सूखे क्षेत्र की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं को सही उपचार, सिंचाई करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है। दूसरे नंबर पर आती है काली मृदा। काली मृदा जैसे कि इसको कहा जाता है कि इसका रंग काला है, इसलिए इसे काली मृदा कहते हैं। इस मृदा को स्थानीय भाषा में रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मृदा में पर्याप्त रूप से कपास की खेती की जाती है। इस मृदा में विभिन्न प्रकार के रासायनिक, पोटास इत्यादि की बढ़ोतरी पाई गई है। काली मृदा बहुत महीन होती है और इसके अंतर्गत ये अगर इसमें बारिश हो जाती है तो ये मृदा बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है और थोड़ी सी सूख जाने पर इसमें बड़ी बड़ी क्रैक्स यानी कि चटखन आ जाती है और इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है। शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो इस मृदा को जोतना बड़ा मुश्किल होता है। मानसून प्रारंभ होने के साथ ही इसकी जुताई शुरू कर दी जाती है। फिर है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में रवेदार चट्टान कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान, उत्तरी छोर, पश्चिमी घाट, पहाड़ी
पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रबेदार आग्नेय कायांतरित चट्टानों के लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। अब है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ईंट। लैटराइट मृदा उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का यह परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और इसमें बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लैटराइट मृदा अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है। इस मृदा में काजू की फसल बहुत अधिक की जाती है। मरुस्थलीय मृदा, इस मृदा को रेतीली मृदा के नाम से भी जानते हैं और भारतवर्ष में यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक है। झीलों से जल वाष्पीकरण करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन अधिक होता है। इस मृदा में ह्यूमस की नमी होती है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो रेतीली भूमि होती है इसमें कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं और आजकल के ज़माने में इस क्षेत्र में नींबू, संतरा आदि की खेती की जाती है। वन मृदा, यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस मृदा में दोमट और सिल्ट होती है, परंतु ऊपरी ढाल पर इनका गठन मोटे कण पर आधारित होता है और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। लेकिन इस मृदा में खास तौर पर ड्राई फ्रूट्स, आड़ू, चीकू, सेब आदि के वन मिलते हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा अपर्दन का मतलब होता है मृदा का कटाव। मृदा का कटाव अपर्दन कहलाता है। मृदा बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, दोनों का संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन आदि के कारण यह संतुलन भंग हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मृदा का अपर्दन नदियों के द्वारा, पशुचारण के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा होता है। मगर इसका होना भी जरूरी है क्योंकि हवा अपने साथ मिट्टी को उठा के दूसरे उन स्थानों पर गिराती है जहाँ पर निचला क्षेत्र होता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल के ऊपर से नीचे हल चलाने से बहकाएं बन जाती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में समोच्च जुताई की जानी चाहिए जिससे कि पानी बहकर बाहर न जाए। खेतों में पानी को रोका जाना चाहिए जिससे अपर्दन की मात्रा को रोका जा सकता है। संरक्षण, भूमि का संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि भूमि का जितना संरक्षण किया जाएगा उतनी अच्छी भूमि पैदा होगी, भूमि पर उतना ही अच्छा अनाज पैदा होगा। अतः भूमि संरक्षण के लिए हमें किसानों को, वैज्ञानिकों को, सबको सतर्क रहना चाहिए। जय हिंद।